हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन कर रहे हैं। कोविड-19 में मैं आप लोगों को एक दिन छोड़ के बेसिकली जो करंट अफेयर है वो सेशन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि हर दिन की बहुत ज़्यादा खबरें नहीं होती है। ठीक है, जो हम लोग के टेस्ट हो रहे हैं बेसिकली कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं और किन के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, मैं आप लोगों को इनमें इस करंट अफेयर में बेसिकली वो सब कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग इसे पढ़िएगा और आंसर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को 2 व्हीलर स्कूटर दिए गए हैं? तो अभी हाल ही में पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस को। तो बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया है और महाराष्ट्र में भी मुंबई पुलिस को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य में भी स्पेशली जो है बात करें इसकी राजधानी मुंबई की, तो मुंबई में ऐसा किया गया है, 2 व्हीलर स्कूटर दिए गए हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो है वो नॉर्मली 2 व्हीलर स्कूटर दिए गए हैं और नियर अबाउट 50 प्लस तो अभी दिए गए हैं, बाद में आगे और देने का विचार है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले बेसिकली मुंबई की खबर आई थी, सिर्फ मुंबई के लिए स्पेशली, कि 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटे 24 प्लस, मतलब ठीक है 24x7 बोलते हैं इसे, 24x7 चीज़ों 24x7 के लिए क्या किया गया था, मुंबई में बेसिकली हर चीज़ खुली रहेंगी। अगर आप कोई खोलना चाहता है रात को 2 बजे 3 बजे जितने बजे खोलना चाहता है, और पूरे 24 घंटे के लिए भी खोलना चाहता है तो खोल सकता है। मॉल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, या फिर आप कोई दुकानें हो गई, या फिर क्लिनिक हो गए, सब कुछ खोले जा सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ऐसा किसने किया था? आदित्य ठाकरे ने। ध्यान रखिएगा, आदित्य ठाकरे ने किया था, आदित्य ठाकरे। ठीक है, ऐसा किसने किया था? आदित्य ठाकरे ने किया था। अब आदित्य ठाकरे कौन है? टूरिज्म मिनिस्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के जो हैं, महाराष्ट्र सरकार के में टूरिज्म मिनिस्टर हैं। अच्छा, यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आदित्य ठाकरे, तो आदित्य ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे के बेटे ही हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेप्यूटी सीएम कौन है? डेप्यूटी सीएम कौन है? तो ठीक है, अजीत पवार, अजीत पवार जी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर, ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? महाराष्ट्र के बेसिकली गवर्नर हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में अमूल्या नरोना को किस धारा के अंदर जमानत मिल गई? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सीआरपीसी की एक धारा है 167, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमूल्या नरोना को किस धारा के अंदर जमानत मिल गई है? तो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 167 का 2, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीआरपीसी सेक्शन 170 का 2। ठीक है, क्लॉज 2 है, जिसके अंतर्गत वो 167 बोलना था मुझे, 167 का क्लॉज 2 है, उसके तहत यहाँ पे जमानत जो है वो मिल गई है। अब यहाँ पे सीआरपीसी आप पूछेंगे क्या होता है? सीआरपीसी का मतलब होता है द कोड ऑफ, इसका फुल फॉर्म होता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, एक होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड होता है, और एक होती है सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। ठीक है, सेक्शन 167 का 2। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 167 में है क्या, कि यह 167 में बेसिकली ये बोला गया है कि जो भी कार्रवाई होती है,
किसी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर बेसिकली कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कार्रवाई का मतलब क्या है कि उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना ही पड़ना होगा, ठीक है। 167 के तहत, ठीक है, कि उसे 24 घंटे में पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी, ठीक है, मतलब जिसको भी अरेस्ट किया है बेसिकली। अब 167 का 1 क्या कहता है? 167 का 1 ये कहता है कि 24 आवर में पूरी करनी होगी और उसको जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रेजेंट करना होगा। 167 का 1 क्या कहता है कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर क्या करना पड़ेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब होता है वहां के सिटिंग जज, ठीक है। चाहे सिविल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहां पे आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? 24 आवर के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इत्तला करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है, उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 167 का सेकंड क्या कहता है? 167 का ये कहता है, 167 का सेकंड कुछ कहता है। देखिए 167 का सेकंड क्या कहता है, जिसके अंदर जमानत दी गई है अमूल्य अरोड़ा को। ये कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं, ठीक है, और पुलिस को कस्टडी चाहिए, तो वो कस्टडी कितने दिन की हो जाती है? 14 दिन की हो जाती है। 14 दिन की मिल सकती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वहां पे पुलिस जो है पुख्ता सबूत नहीं क्या कहते हैं हासिल कर पाती है, तो उसको अगर चाहिए कि और जांच करनी है तो वो 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं या फिर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होती है 14 दिन के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ता है? बाद में जमानत देनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि जब 14 दिन के अंदर उन्होंने कोई भी ठोस सबूत नहीं पेश किया था और 90 डेज की जो लिमिट थी वो भी पार हो चुकी थी, उसके अंदर भी इन्होंने कोई भी ठोस सबूत या चार्जशीट तक दाखिल नहीं करी थी। तो 90 दिन के अगर चार्जशीट दाखिल नहीं करते हो तो क्या होता है? आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस हुआ है। अच्छा, सफूरा जरगर के केस में क्या हुआ था? सफूरा जरगर के केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, ठीक है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। चार्जशीट में कई लोगों का नाम था, जो क्या कहते हैं सफूरा जरगर है, सफूरा जरगर का जो नाम है वो बाद में ऐड किया गया है। सफूरा जरगर का जो नाम है वो बाद में ऐड किया गया है, सफूरा जरगर का नाम पहले नहीं ऐड किया था, ठीक है। और जो वो है यूएपीए बिल के तहत जो बंद है इस समय, वो एक नॉन बेलेबल है। उसमें क्या होता है कि आप अगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है तो फिर आपको बेल उसमें नहीं मिलेगी, ठीक ना। वो एक अलग सी बात है कि वो उस समय प्रेग्नेंट है और अलग सी कंडीशन है उनकी, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में नेपाल ने किस क्षेत्र को अपने नक्शे में अंकित किया है? तो नेपाल ने 3 जगह को अपने क्षेत्र में अंकित किया है। एक है कलापनी, ध्यान रखिएगा, कलापनी और लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, ठीक है। ये 3 जगह को क्या किया है? नेपाल ने बेसिकली अपने क्षेत्र में मिला लिया है, या इन 3 जगह को क्या किया है? नेपाल ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है। अब हुआ क्या था देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं भारत का नक्शा इस तरह से बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये जो नेपाल का हिस्सा है ये नेपाल है, और ये जो हिस्सा है ये है मान लीजिए अपना भारत। तो ये भारत का जो उत्तराखंड का हिस्सा है, ये जो भारत का है ये किसका हिस्सा है? उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का हिस्सा है। अब ये जो तीनों जगह पड़ती हैं, ये देखिएगा कहाँ कहाँ पड़ती हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कलापनी और लिपू लेक तो यहीं पड़ती हैं, ये इस जगह पे, ठीक है, ये दोनों इस जगह पड़ती हैं। पर लिम्फीधुरा जो है वो नियर अबाउट यहाँ से भी दूर है, ठीक है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है और इस जगह पड़ती है। तो इसको भी नेपाल ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है, ठीक है। और इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया है? एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पारित किया है, ठीक है, मतलब इसके पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित किया है।
और आज की डेट में वो दोनों लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से ही पास हो चुका है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है, ये बेसिकली भारत का तो हिस्सा है ही है, लेकिन नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दिया कि मेरे तहत भी आ गया है ये हिस्सा। तो अब इसके आगे ऊपर क्या कार्रवाई भारत क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं कि नेपाल के बारे में बात हो रही है, तो नेपाल की जो पीएम है वो कौन है, पीएम है केपी शर्मा ओली। केपी का मतलब होता है खड़गा प्रसाद, केपी का मतलब खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, शर्मा ओली। ठीक है, ये है यहाँ के पीएम है। और राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट, हाँ ठीक है जा रहे हैं चलो। प्रेसिडेंट कौन है, विंध्य देवी भंडारी, विंध्य देवी भंडारी। ठीक है, विंध्य देवी भंडारी कौन है, प्रेसिडेंट है यहाँ की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे कभी आपसे अपर हाउस का नाम पूछा जाता है तो राष्ट्रीय सभा नाम है। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सभा जो है इसकी अपर हाउस है। राष्ट्रीय सभा क्या है इसका, अपर हाउस है। जैसे अपना अपर हाउस क्या है, अपने अगर भारत का देखें, भारत का अपर हाउस क्या है, तो राज्यसभा है। यहाँ का जो राज्यसभा होती है इसको क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रीय सभा नाम दिया गया है। और 50 बहुमत से पास किया गया, 59 टोटल सीटें कितनी थी, 59 सीटें थी। 59 में से 50 लोगों ने बहुमत से पास कर दिया इस बिल को। ठीक है, तो लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों में पास हो गया है। पीएम कौन है, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है, विंध्य देवी भंडारी। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जो है जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी है क्या है, काठमांडू। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है, दक्षेस का मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, दक्षेस का, या इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों का समूह। दक्षेस का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई देशों का समूह। यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हाल ही में नए 8000 बेड की सुविधा किस संस्था के द्वारा दी जाने की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो 8000 बेड हैं ये एक नया चीज है। ठीक है, ये कोई अस्पताल नहीं है, बेसिकली रेलवे कोचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बेड बनाने के तौर पे। ठीक है, तो ये किस संस्था ने की है, रेलवे ने करी है, रेलवे ने। ठीक है, जो रेलवे का क्या बेसिकली कहते हैं, जो दिल्ली जोन है, जो न्यू दिल्ली जोन है, उसने ये बेसिकली किया है। ठीक है, तो 8000 कोचेस की सुविधा कौन देने वाली है, रेलवे देने वाली है। आपने देखा होगा जो स्लीपर क्लास हैं उनमें ये सुविधा बेसिकली दी जाने वाली है। अच्छा बात कर लेते हैं कि जो अभी हाई लेवल मीटिंग हुई थी, एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें कौन कौन शामिल थे, जिसमें 8000 बेड बनाने की बात की गई थी। उसमें जो केंद्रीय मंत्री थे हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने वो शामिल थे। और डेप्यूटी सीएम शामिल थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। और बात करते हैं, और एलजी शामिल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल ये शामिल थे। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर के, और उसमें डिप्टी सीएम भी शामिल थे। तो इन तीन चार लोगों ने मिलकर के बेसिकली जो है रेलवे कोचेस का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ठीक है, कोविड-19 के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे एक आपसे बात की जा सकती है कि जो है एम्स के डायरेक्टर कौन है, एम्स के डायरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एम्स के डायरेक्टर ध्यान रखेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। एम्स के डायरेक्टर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। चार्ट जो है उसमें दिखाया गया है महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस है इस समय प्रेजेंट टाइम में, 1 लाख केसेस पार हो चुके हैं, 1,04,000 केसेस हैं। तमिलनाडु जो सेकंड नंबर पे आता है 42,000 केसेस है। दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पे है 38,000 प्लस केसेस के साथ में। गुजरात जो है वो 23,000 केसेस के साथ में है। और 5वें नंबर पे यूपी आ रहा है। ठीक है, जो 13,000 प्लस केसेस के साथ में अभी इस समय आपके सामने है। ठीक है,
चलिए मैं आपको इसी के साथ साथ वर्ल्ड न्यूज़ की भी एक खबर दिखाना चाहूँगा। वर्ल्ड न्यूज़ का आपके सामने आ रहा होगा, ये 5th नंबर की न्यूज़ है। 5th नंबर की है तो यहाँ पे देखेगा यूएस में जो केसेस हैं टोटल वो 20 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे ब्राजील। ब्राजील में एक टाइम पे केसेस बहुत कम थे, लेकिन अभी इस समय क्या है, ब्राजील में केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्राजील में केसेस कितने हो चुके हैं, 8,50,000 केसेस हो चुके हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में भी केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 5,28,000 प्लस केसेस होते जा रहे हैं, ठीक है। चौथी बात करते हैं इंडिया में। इंडिया चौथे नंबर पे आ चुका है 5वें से, यहाँ पे हो चुके हैं 3,20,000 प्लस केसेस। और 5वें नंबर पे यूके तो अपना ठीक है, चलिए यूके पहले बढ़ रहा था, अभी क्या है यूके में केसेस थोड़े से रुक से गए हैं, तो वो करीब 2.5 लाख 3 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो 2,97,000 केसेस यहाँ पे भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। टोटल जो कंफर्म्ड केसेस हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितने हैं, 78 लाख केसेस हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो डेथ काउंट कितना है, डेथ काउंट है 4,30,000 का, ठीक है। ये आपकी 5वीं न्यूज हो गई। और छठी न्यूज अब यहाँ पे चलते हैं। छठा जो है क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनमें से कौन सा कोविड-19 जांच करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि चारों के चारों ऑप्शन बेसिकली क्या है, कोविड-19 जांच करने की प्रक्रिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलिसा टेस्ट की, ठीक है। एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट के बारे में जान लीजिए। जो एलिसा टेस्ट है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है एलिसा टेस्ट का। एलिसा टेस्ट आप लोगों ने अक्सर किया होगा, आपके साथ भी होगा, आप लोगों का टाइफाइड का टेस्ट कराना होता है, तो आजकल जो जांचें होती हैं वो एलिसा टेस्ट होती है टाइफाइड के जांच के रूप में, टाइफाइड के रूप में। दूसरा बहुत ही एड्स, बहुत ही क्या कहते हैं घातक बीमारी एड्स, अगर इसका भी जांच करनी होती है तो जो सबसे सटीक तरीका है वो एलिसा ब्लड टेस्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो ये 2 बीमारियों में खासकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और अभी क्या है, अभी अगर माना जाता है कि जो है कोविड-19 भी इसकी लिस्ट में जुड़ गया है, अगर कोविड-19 में टेस्ट करना होता है तो एलिसा ब्लड टेस्ट ही सबसे ज़्यादा सटीक मानी जाती है। ये जो ब्लड टेस्ट है ना 1974 में सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है ना। इसकी टेक्निकलिटी के बारे में नहीं जा रहा हूं मैं, बस मैं ऊपर से बता रहा हूं कि आपको इस तरह की जो है ये टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के लिए, ठीक है। दूसरा ब्लड टेस्ट है आपका एंटीबॉडी टेस्ट होता है एक, ठीक है। एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसे कहते हैं सेकंड नंबर का जो टेस्ट है वो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है ना बेसिकली ये एक तरह से बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं ये 30 मिनट में आपको कंफर्म कर देगा कि ये आपके कोविड पॉजिटिव हो या नहीं हो। पर यहाँ पे जो है ना चांसेस जो है वो 50-50 होते हैं। मतलब अगर आप 50-50 होते हैं, मतलब आप हो सकता है कि यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव हो आपको नेगेटिव दिखा दे, हो सकता है आप नेगेटिव हो आपको पॉजिटिव दिखाते, तो यहाँ पे ये बहुत सटीक तरीका नहीं है, ठीक है ना। 30 मिनट में जल्दी हो तो जाता है लेकिन बहुत ही सटीक तरीका नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो आपको फिर कहीं ना कहीं एलिसा ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। एलिसा ब्लड टेस्ट की तरफ जाना ही पड़ेगा अगर नेगेटिव दिखा रहा है तो, ठीक है। और आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं और आप पॉजिटिव हो तब कोई बात ही नहीं है, तब तो आप अपने आप को कंफर्म मान के चलो यहां से, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होती है नियर अबाउट इस टेस्ट की वो होती है 600 रुपए होती है नियर अबाउट, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का टेस्ट था। तीसरे टाइप के टेस्ट की बात करते हैं। जो तीसरा टाइप का टेस्ट है वो है आपका RT-PCR, इसका जो फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमरेस चैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ठीक है ना। सबसे अच्छा टेस्ट यही माना जाता है। इसकी जो कॉस्ट है ना वो सबसे ज्यादा रखी गई है, वो 4500 रुपए रखी गई है, ठीक है। 4500 रुपए रखी गई है। और ये बेसिकली क्या है, डायग्नोसिस प्रक्रिया के द्वारा
डायग्नोसिस करके ही बेसिकली होता है, ठीक है। तो उसमें पूरे ब्लड की डायग्नोस करी जाती है और उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन बताया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 3 आवर्स का, ठीक है। तो ये एलिसा से भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एलिसा अच्छी है, एलिसा बहुत पुरानी है और एलिसा बहुत सटीक है, ठीक है। लेकिन ये नई प्रक्रिया है तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आपकी 4200 रुपये इसमें पूरी बॉडी जो है डायग्नोस करी जाती है, ठीक है ना। तो ये रियल टाइम में आपका जो है वो आंसर करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक ट्रू नेट है, चौथी जो है वो आपकी ट्रू नेट है और ये भी एक अच्छी है, ठीक है ना। ये एक क्या है ना, बेसिकली ये गोवा की एक प्राइवेट एजेंसी है, इसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रू नेट है वो है गोवा की एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे इसको जो कंफर्म किया है ट्रू नेट को, वो कंफर्म किया है आईसीएमआर ने कंफर्म किया है। किसने कंफर्म किया है? आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने कंफर्म किया है। आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बेसिकली जो आईसीएमआर ने ही क्या कहते हैं ट्रू नेट को बेसिकली क्या किया है, कंफर्म किया है। अच्छा, मैं अगर बात करता हूं कि जो है आईसीएमआर जो संस्था कब बनी थी, 1949 में बनी थी, ठीक है। आईसीएमआर जो संस्था बनी थी कब बनी थी, 1949 में बनी थी। कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे कि 1911 में बनी थी, तो 1911 में नहीं बनी थी, 1949 में ही बनी थी। 1911 में एक संस्था थी IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है, फंड एसोसिएशन, ठीक है। इसी संस्था को बाद में 1949 में क्या कर दिया गया था, कुछ एडिशनल चीजें ऐड करके क्या बना दिया गया था, आईसीएमआर बना दिया गया था। अब आईसीएमआर आप पूछना चाहोगे कि क्या ये एक संवैधानिक संस्था है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है? जी यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये संस्था बेसिकली आती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में तो आती है, लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, ठीक है। हिंदी में बोले तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में आती है। सीधे सीधे मैं बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में ये क्या हमसे आती है, आईसीएमआर आती है, ठीक है। आईसीएमआर के बारे में एक और चीज पूछ सकते हैं कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव। इसके चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके डायरेक्टर, उनके चीफ या फिर उनके MD वगैरह, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस महारत्न कंपनी के 40 से ज्यादा अधिकारियों को कोविड पॉजिटिव हुआ है? तो यहाँ पे महारत्न कंपनी बोली है, तो महारत्न कंपनी में आपकी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो यहाँ के जो 40 अधिकारियों को हुआ है और उसमें डायरेक्टर की तो मृत्यु हो चुकी है और जो चेयरमैन है, सेल के जो चेयरमैन हैं वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। सेल के जो चेयरमैन हैं कुमार चौधरी जो हैं, इनका नाम क्या है, अनिल कुमार चौधरी जो हैं वो भी क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 8 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी है? 8 महारत्न कंपनियां। एक तो सेल आपको पता चली गई है, एक NTPC होती है, भेल होती है, गेल होती है, ठीक है, होती है, ONGC होती है, BPCL है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा चाहे तो आप। NTPC महारत्न कंपनियों के नाम बता रहा हूँ मैं। सेल तो हो ही गई है, दूसरी NTPC हो गई, तीसरी हो जाएगी आपकी गेल, चौथी भेल, पांचवी हो जाएगी CIL, छठी हो जाएगी ONGC और सातवीं हो जाएगी आपकी BPCL, ठीक है। मैंने 8 बोली थी, NTPC, गेल, भेल, सेल, CIL, ONGC, NTPC,
IOCL, ठीक है, 8वीं हो जाएगी IOCL, ठीक है। इनके बारे में आप लोग एक बार जरूर विकिपीडिया पे पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की मैं लेक्चर यहीं रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया, पसंद आए तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।